नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें आपको उत्तराखंड की सभी किताबों के मिक्स क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने को नहीं मिलते, बल्कि उनसे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी साथ में कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी यहां पर क्लियर होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की चौथी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें आपको सभी किताबों के मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कबीर किसे कहा जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड का कबीर ये भजन सिंह को बोला जाता है। इनको आपने याद करना है। भजन सिंह का जन्म 1905 में हुआ और ये आपके पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। कई बार जनपद भी पूछ लेता है, जैसे आपको ध्यान होगा एक पेपर में शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ, ये पूछा गया था। तो शैलेश मटियानी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ है, भजन सिंह का जन्म पौड़ी में हुआ था। ठीक है। इनकी एक फेमस किताब है जो आपसे बहुत बार पेपर में आई है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। किसकी रचना है? भजन सिंह की रचना है। ठीक है। उत्तराखंड का कबीर तो भजन सिंह को कहते हैं, लेकिन दो उपनाम यहां पर और हैं। एक है गढ़वाल का प्रेमचंद, ये विद्यासागर नौटियाल को बोला जाता है, और गढ़वाल का वेदव्यास ये यशोधर मठपाल को बोला जाता है। तो तीन उपनाम आपको तीनों याद करने हैं। नेक्स्ट है, महाभारत में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? तो फूलों की घाटी आपकी चमोली में है और महाभारत में इसे नंदन कानन बोला गया है। ठीक है। फ्रैंक स्माइथ को श्रेय जाता है फूलों की घाटी की खोज करने का, दुनिया के सामने लाने का। इसको नंदन कानन किस में बोला गया है? महाभारत में। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आपका श्रीनगर है, यह एक उत्तराखंड का काफी ऐतिहासिक नगर है और ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किस वर्ष अलकनंदा नदी में काफी ज्यादा बाढ़ आई थी, जिससे पूरा श्रीनगर लगभग तबाह हो गया था? यह हुआ था 1894 में। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत काल में श्रीनगर किसकी राजधानी थी? तो महाभारत काल में श्रीनगर कुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। देखिए, ये कुलिंद राजा था, इसी को कहीं पर कुलिंद बोला गया है, कहीं पर इसे पुलिंद भी बोला गया है। तो एक ही है, सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर महाभारत काल में। ठीक है। और इसी सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था महाभारत के युद्ध में। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि इनमें से किस राजा ने पांडवों की अधीनता स्वीकार करी थी? तो जो कुलिंद राजा था सुबाहु, इसने पांडवों की अधीनता स्वीकार करी और फिर उनकी तरफ से युद्ध ये लड़ता है। कनिंघम के अनुसार अजयपाल द्वारा श्रीनगर की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, कनिंघम के अनुसार अगर हम बात करें, श्रीनगर का संस्थापक अजयपाल था, जिसने 1358 में श्रीनगर की स्थापना करी। हालांकि हम जानते हैं अजयपाल का ये टाइम पीरियड है नहीं। अजयपाल का टाइम पीरियड आपका 1490 से लेकर 1517-18 तक चलता है। लेकिन अगर कनिंघम का नाम लेकर पूछेगा तो कनिंघम के अनुसार श्रीनगर का संस्थापक अजयपाल था, जिसने 1358 में इसे स्थापित किया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गोरखाओं ने किस वर्ष श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था? तो गोरखाओं ने श्रीनगर पर अधिकार किया 1804 में। ठीक है। प्रद्युमन शाह को अंततः ये खुरबड़ा के युद्ध में पराजित कर देते हैं और जो पंवार वंश की राजधानी थी श्रीनगर, इसको अपने अधिकार में गोरखा ले लेते हैं। 1815 में यहां पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। और 1840 तक जो श्रीनगर था, ये ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर रहता है, क्योंकि आप जानते हैं 1840 में हेडक्वार्टर कहां चला जाता है? पौड़ी चला जाता है। हार्डविक के द्वारा किस वर्ष श्रीनगर की यात्रा की गई थी? तो जो कैप्टन हार्डविक है, इसने श्रीनगर की यात्रा 1799 में करी थी और इसने भी यही कहा कि श्रीनगर का संस्थापक अजयपाल था, 1358 में इसने किया। तो इसको भी आपने याद करना है। हार्डविक ने किस वर्ष श्रीनगर की यात्रा करी? 1798 में करी थी। नेक्स्ट है, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की नगरी द्वारा हाट को बोला जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी। द्वारा हाट को हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं, मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, मीठी मूलियों का क्षेत्र भी द्वारा हाट को बोला जाता है। ठीक है।
भवाली टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई थी? तो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में की गई थी। भवाली आपके नैनीताल में पड़ता है। किस वंश के इतिहास का एकमात्र स्रोत उनकी मुद्राएं हैं? तो किस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत उनकी मुद्राएं हैं? वो है कुड़िंद वंश। ठीक है, कुड़िंद मुद्राओं में अगर हम बात करें तो इनकी मुद्राएं ताम्र और रजत दोनों धातु की है। और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियां हमें इनकी मुद्राओं में मिलती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एक पेपर में आया था कि कुड़िंद मुद्राएं कैसी हैं, एक लिपि है या द्विलिपियां हैं? तो कुड़िंद मुद्राएं द्विलिपियां हैं, इसको आपने याद करना है। कुड़िंद मुद्राओं में ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, धातु की बात करें तो ताम्र और रजत दोनों की मुद्राएं हमें इनकी मिली है और इस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत इनकी मुद्राएं हैं। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंदों को ही माना जाता है। ठीक है, तो अगर पहली राजनीतिक शक्ति पूछेगा तो कुड़िंद शासक बताते हैं और अगर ऐतिहासिक राजवंश पूछा जाता है तो कत्यूरी वंश को यहां पर बताया जाता है। ठीक है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि अमोघ भूति किस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? आप बताएंगे कुड़िंद वंश का। अमोघ भूति ही एकमात्र राजा है कुड़िंद वंश का जिसकी दोनों धातुओं की मुद्राएं और दोनों लिपि की मुद्राएं मिली हैं। बाकी सारे कुड़िंदों की ताम्र मुद्रा और ब्रह्म लिपि की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, महाभारत में कुड़िंद के लिए द्विज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो साधारण लोग होते थे कुड़िंद राज्य के उनको द्विज बोला गया है और जो राजा होता था कुड़िंद राजा उसे द्विज श्रेष्ठ बोला गया है। इसको आपने याद करना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि महाभारत में कुड़िंदों के लिए क्या बोला गया है? तो कुड़िंदों के लिए द्विज और कुड़िंद राजाओं के लिए द्विज श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है, किस अंग्रेज ने अपनी रिपोर्ट में भूमि का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो कौन सा अंग्रेज था? यशवंत सिंह कठोच जी की पुस्तक से यह क्वेश्चन आपका बना है। अंग्रेज का नाम है V.A. स्टोवल। स्टोवल के द्वारा अपनी रिपोर्ट में भूमि का वर्गीकरण दिया गया और इसने 5 प्रकार की भूमि का वर्गीकरण यहां पर दिया था, जिसमें तलाऊ, पणचर, उपराऊ, इजरान, कुटिल भूमि के बारे में इसने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेल द्वारा डबल लॉक व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो विलियम ट्रेल जो कि कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था और इसने डबल लॉक व्यवस्था 1824 में लागू करी थी। ठीक है, सरकारी खजाने की सुरक्षा को लेकर इसने इस व्यवस्था को लागू किया था जिसमें 2 घेरे होते थे, यानी कि 2 चाबियां बनाई जाती थी। एक मुखिया खजांची के पास होती थी और इस तरीके से एक दूसरी चाबी एक दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी के पास होती थी। इसी को बोला गया डबल लॉक व्यवस्था। तो किसने लागू किया? विलियम ट्रेल ने। कब किया? 1824 में। विलियम ट्रेल 1815 से लेकर 1835 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। ठीक है, अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में डाक सेवा की शुरुआत भी ये करवाता है, व्यापक स्तर पर ये करता है। शुरुआत गार्डनर के काल में होती है लेकिन बड़े स्तर पर इसे ट्रेल लेके जाता है। ठीक है, 80 साला बंदोबस्त 1823 में विलियम ट्रेल करता है और कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी विलियम ट्रेल करता है 1822 में। ये 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि इनमें से किन नगरों के बीच में डाक सेवा शुरू हुई थी? तो अल्मोड़ा और श्रीनगर। बाकी इन दोनों के बारे में लगातार पूछा जाता है। कुमाऊं में आबकारी विभाग किसने स्थापित किया और कब स्थापित किया? ठीक है, अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अल्मोड़ा जेल आपकी 1816 में बनी, पौड़ी जेल आपकी 1821 में बनी। पौड़ी जेल कहीं कहीं पर 1849 भी दिया गया है, वो गलत है। आपने पहला रेफरेंस 1821 को ही देना है। ठीक है, दूनागिरी माता मंदिर कहां स्थित है? तो दूनागिरी माता मंदिर ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाता दूनागिरी ग्लेशियर कहां पर है तो दूनागिरी ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में है और दूनागिरी माता मंदिर आपके अल्मोड़ा में है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा घराटों पर सालाना कर कब लगाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा घराटों पर सालाना टैक्स 1922 में लगाया गया था। घराटों के ऊपर सबसे पहले टैक्स लगाया गया था 1861 में, लेकिन यह टैक्स जो था यह पिसाई के आधार पे था, यानी जो घराट जो पवन चक्की जितनी पिसाई करेगी उस हिसाब से टैक्स देना होता था।
लेकिन फिर इसको एनुअली कर दिया कि आप चाहे पीसो चाहे ना पीसो, आपको सालाना टैक्स देना होगा। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछेगा सालाना कर, आप बताएंगे 1922 में लगाया गया, और अगर पूछेगा पिसाई के आधार पे कब लगाया, आप बताएंगे 1861। ठीक है। घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बेकेट ने। इसको भी याद करना है। गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए, गढ़वाल जन जागरण का पितामह ये तारादत्त गैरोला को बोला जाता है। ठीक है। तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि भी बोला जाता है। ये उपनाम भी इनका याद करना है, गढ़वाल जन जागरण का पितामह और गढ़वाल का महर्षि। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनता है। अगर मैं यहां पर गढ़वाल और जन जागरण के बीच में पुनर् यहां पर लिख दूं, तो गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता ये बोला जाता है चंद्र मोहन रतूड़ी को। तो दोनों याद करेंगे। अगर जन जागरण का पिता पूछेगा तो तारादत्त गैरोला, पुनर्जागरण का पिता पूछेगा चंद्र मोहन रतूड़ी। ठीक है। साथ साथ में लिखते हुए चलें, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं उनको, जो आपके पेपर वाले क्वेश्चन है मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आ सकता है, प्रीवियस ईयर का है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उन सबको हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका यहां पर बनते हुए चलता है, नोट डाउन करते हुए जरूर चलें वैसे प्रश्नों को जो आपको एक बार में याद नहीं होते हैं, जो आपसे रिवीजन मांगते हैं, जो आपको याद नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन आपको याद हैं उनको रिवाइज करते हुए चलें। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला थी बिस्नी देवी शाह। ठीक है। अगर पूछेगा राज्य आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला, उनका नाम था तुलसी देवी। और अगर पूछेगा वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला, उनका नाम है दुर्गा देवी। तो इनको आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, हर्षदेव औली के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो हर्षदेव औली, जिनको काली कुमाऊं का शेर बोला जाता है, मुसोलिनी भी इनको बोला जाता है। ठीक है। कुमाऊं का मुसोलिनी। हर्षदेव औली के राजनैतिक गुरु मोतीलाल नेहरू थे। देखिए, जिनको काली कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है वो हर्षदेव दूसरा है। उसका पूरा नाम है हर्षदेव जोशी, जिसको काली कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं। हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मोनाल पक्षी के ऊपर राज्य में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो मोनाल हमारा राज्य पक्षी है, लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। 1972 से यह संरक्षित घोषित किया गया है और 1975 में इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो इसको आपने याद करना है। 3 वर्ष आपको याद करना है, 1975, 1977 और 1982। 1975 में मोनाल के ऊपर डाक टिकट आया, 1977 में बुरांस के ऊपर डाक टिकट आया और 1982 में ब्रह्मकमल के ऊपर डाक टिकट आया। इन तीनों को याद करना है, तीनों उत्तराखंड के राज्य का चिन्ह है। ठीक है। मोनाल को लेकर एक क्वेश्चन और बनता है, मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? तो मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। ठीक है। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी? तो यह भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तराई इंप्रूवमेंट फंड यह बना था 1883 में, और तराई को लेकर 2 वर्ष आपको और याद करने हैं। एक रखना है 1861 और एक रखना है 1906। इन 3 वर्षों को याद करना है, तीनों पूछे जाते हैं। 1883 और 1906 पेपर में आ चुका है। तराई इंप्रूवमेंट फंड ये 83 में बना। क्वेश्चन बनेगा, तराई भाबर के वनों की रिपोर्ट किस वर्ष तैयार कराई गई थी रैमजे के द्वारा? यह 1861 में हुआ था। और तराई भाबर खेतिहार न्यास निधि ये कब बनी? ये 1906 में बनी। तो तराई भाबर खेतिहार न्यास निधि 1906, तराई भाबर की वनों की रिपोर्ट 1861 और तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883। किस वर्ष सिविल और रिजर्व वनों को अलग किया गया था? तो सिविल वन और रिजर्व वन इन दोनों को अलग किया गया 1878 में। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। नैनीताल स्थित पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित का गठन कब किया गया था? तो पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये आपके नैनीताल में है और इसका गठन 2012 में किया गया था। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं की किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है?
तो कौन सी बोली है कुमाऊं की जिस पर नेपाली भाषा का प्रभाव है? वो है आस्कोटी बोली। ठीक है। ग्रामीण और कृषि विकास समिति का गठन कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पेपर में आपसे गठन नहीं पूछा गया था, केवल लोकेशन पूछी गई थी। जो आपका ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति है ये हल्द्वानी में है। हो सकता है अगली बार वर्ष पूछ ले, 1995 में इसे बनाया गया था। जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस चंद राजा की मूर्ति है? तो देखिए, जागेश्वर धाम उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। उत्तराखंड का 5वां धाम इसको बोला जाता है। जटागंगा नदी के किनारे है, भगवान शिव को समर्पित है। यह क्वेश्चन पेपर में आया था, जागेश्वर धाम किसे समर्पित है? भगवान शिव को। जो यहाँ का मुख्य मंदिर है उसके भीतर हमें 2 चंद राजाओं की मूर्तियां देखने को मिलती है। एक है आपका दीपचंद और इसके अलावा है त्रिमल चंद। ठीक है, ज्यादातर नाम आपसे दीपचंद का पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बीनो और गागस किसकी सहायक नदियां हैं? तो बीनो और गागस ये दोनों पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। पश्चिमी रामगंगा को राठ वाहिनी या रत वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। दूधाटोली श्रृंखला से यह आती है। जो फेमस बांध है पौड़ी का कालागढ़ बांध, वो इसी पश्चिमी रामगंगा के ऊपर बना हुआ है। पश्चिमी रामगंगा कन्नौज में जाकर गंगा नदी से संगम कर लेती है। तो इसको आपने याद करना है। इसी की सहायक नदियां हैं बीनो और गागस। नेक्स्ट है, कहानी संग्रह नौरंगी बीमार है किसकी रचना है? तो नौरंगी बीमार है यह रचना शेखर जोशी की है। शेखर जोशी उत्तराखंड के हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको लेकर बनते हैं। अल्मोड़ा के ये संबंधित हैं। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। और हिंदी के अगर आप साहित्यकारों की बात करें तो उनमें भी आपको इनका नाम मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। नौरंगी बीमार है ये इनकी रचना है। इनकी एक रचना है दाज्यू जिसके ऊपर फिल्म बनी थी। ये भी पेपर में पूछी गई है, दाज्यू किसकी रचना है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जो पेपर में आई है, कोसी के घटवार। ये रचना भी किसकी है? शेखर जोशी की है। एक पेड़ की याद इन्हीं की है। साथ के लोग, मेरा पहाड़, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? शेखर जोशी की हैं। नेक्स्ट है, राज्य में कोणधारी वन किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो कोणधारी वनों को लेकर भी एक क्वेश्चन पेपर में आया था। पेपर में पूछा गया था कोणधारी वनों का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो वो है आपका चीड़ का वृक्ष। राज्य में कोणधारी वन आपके 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। इसको भी आपने याद करना है। भिटाव जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो जो भिटाव जलप्रपात है आपका ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। भुरमुनी जलप्रपात पेपर में आया है। भुरमुनी जलप्रपात आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। जौनसार का हनौल मंदिर किस वास्तु शैली में बना हुआ है? तो महासू देवता को समर्पित है हनौल मंदिर। जौनसारियों के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं महासू देवता और जौनसारियों के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है हनौल। और यह मंदिर हूण वास्तु शैली में बना है। यह भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह ताल कौन सा है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला ताल है आपका यम ताल और ये आपके टिहरी में स्थित है। लोकेशन भी याद होनी चाहिए और क्यों फेमस है वो भी याद होना चाहिए। तो हमेशा बर्फ से ये ढका हुआ रहता है। ठीक है। पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में सभा का आयोजन कहां किया गया था? तो पूना पैक्ट जैसा आप जानते हैं 24 सितंबर 1932 को होता है गांधी जी और BR अंबेडकर के बीच में। इसके विरोध में उत्तराखंड में एक सभा होती है। बागेश्वर में इस सभा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष हरगोविंद पंत जी ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था? तो देखिए, पहले ब्राह्मणों के द्वारा हल नहीं चलाया जाता था। इस प्रथा को हरगोविंद पंत ने बागेश्वर में 1928 में खुद हल चलाकर तोड़ा था। तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा 1901 में बनती है और इसके संस्थापक तारादत्त गैरोला थे। ठीक है। देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या किसने दी थी? तो देहरादून को सुविस्तृत गांव कहा था रैपर ने। ठीक है। रैपर ने 1808 में वो यहां का सर्वेक्षण करने आया था और फिर उसने देहरादून को सुविस्तृत गांव यानी कि एक मास्टर प्लान के तहत बसे हुए गांव की संज्ञा दी थी। ठीक है। चांदपुर गढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो चांदपुर गढ़ 52 गढ़ थे गढ़वाल में। प्राचीन काल में या पुराने समय में 52 गढ़ थे। इन 52 गढ़ों में से एकमात्र बचा हुआ गढ़ है चांदपुर गढ़।
पवार राजाओं की राजधानी थी चांदपुरगढ़, शुरुआती राजधानी। इसी चांदपुरगढ़ में पवार वंश की स्थापना होती है। ये आपके आटागाड़ नदी के किनारे स्थित है और आटागाड़ आप जानते हैं पिंडर नदी की सहायक नदी है। तो चांदपुरगढ़ जो पवारों की शुरुआती राजधानी थी, यहीं पर कनकपाल चांदपुरगढ़ में राजधानी बनाता है पवार वंश की शुरुआत में, और ये आपके आटागाड़ नदी के किनारे हैं। ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल किसकी पुस्तक है? तो पेपर में पूछी गई किताब है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। यह किताब आर.एस. टोलिया की किताब है। ठीक है। आर.एस. टोलिया उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे और इनकी किताब है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। इसके अलावा इनकी 2-3 किताबें और हैं जो आपसे पेपर में आती हैं, जैसे नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास, इन्हीं की रचना है। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, इन्हीं की रचना है। पटवारी, घराट और चाय, इन्हीं की रचना है। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, इन्हीं की रचना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपको याद करनी है। ठीक है। ये राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी थे। नेक्स्ट है, हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? तो हारुल नृत्य जौनसारियों के द्वारा किया जाता है, जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है, और हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। ठीक है। एक वाद्य यंत्र है जो अनिवार्य रूप से इस नृत्य में बजाया जाता है, रामतुला वाद्य यंत्र। इसका प्रयोग होता है इस नृत्य के दौरान। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हारुल नृत्य पांडवों के जीवन पर बेस्ड है। गढ़वाल और कुमाऊं में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया है? तो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। गढ़वाल और कुमाऊं में हाथ से बने हुए कागज का वर्णन वॉल्टन के द्वारा किया गया है। फ्रैंक स्माइथ ने किस वर्ष कामेट पर्वत का आरोहण किया था? देखिए, फ्रैंक स्माइथ जो था जिसने फूलों की घाटी की खोज करी, ये कामेट पर्वत का आरोहण करने गया था 1931 में। वापसी में जब ये आ रहा था तो अपने दल के साथ ये रास्ता भटक जाता है और फूलों की घाटी में पहुंच जाता है, और इतना प्रभावित होता है बाद में फूलों की घाटी के ऊपर ये किताब लिखता है वैली ऑफ फ्लावर्स 1937 में। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। भूमि का सही क्षेत्रफल निकालने के लिए डोरी पैमाइश का तरीका किसने निकाला था? तो ये निकाला था बेकेट ने। और जिस डोरी से पैमाइश की जाती थी, मापा जाता था, उस डोरी को जरीब कहा जाता था। ठीक है। जीके वाली वीडियो में भी हमने इसको देखा था। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो ये एक किताब पेपर में पूछी गई है और इसके रचयिता हैं गंगादत्त उप्रेती। ठीक है। उजेली घाटी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, उजेली घाटी जिसको संतों की घाटी भी कहते हैं, ठीक है, इसे संतों की घाटी उपनाम से भी जाना जाता है, और ये आपके उत्तरकाशी में है। कौन सी जनजाति दीपावली को 1 माह के बाद मनाती है? तो कौन सी जनजाति के द्वारा जैसे राष्ट्रीय दीपावली होती है उसके 1 महीने के बाद दीपावली को मनाते हैं? जौनसारी जनजाति। और कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। ठीक है। किस जनजाति में जादू टोने का अत्यधिक प्रचलन है? तो जादू टोने का अत्यधिक प्रचलन हमें बोक्सर जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है। जो तंत्र मंत्र के ज्ञाता होते हैं बोक्सर जनजाति में, उनको भरारे बोला जाता है। इसको भी याद करना है। जागेश्वर मंदिर कमेटी किस वर्ष में गठित की गई थी? तो जागेश्वर मंदिर कमेटी आपके 1914 में बनी थी। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। राज्य के पूर्व में स्थित है। तो राज्य की भौगोलिक स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए। उत्तराखंड के भूगोल के ऊपर थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हमने कवर किए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उत्तराखंड की डीप क्लासेस को कवर कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपने कई बार उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट किताबों को कवर किया है, तो आपके लिए ये सीरीज काफी बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड को पढ़ना, तो पहले उत्तराखंड की जो डीप क्लासेस है, चाहे वो पूरी परीक्षा वाणी के नोट्स हो, अजय रावत जी के नोट्स हो, बलोदी जी के नोट्स हो, बीएस नेगी के नोट्स हो, या एमसीक्यू हो उत्तराखंड के टॉपिक वाइज या थ्योरी की क्लासेस हो, उन क्लासेस को कवर करें और उत्तराखंड के बेस को मजबूत करें, और साथ साथ में इस सीरीज को कवर करें तो आपको ज्यादा लाभ यहां पर होगा। अगर हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल स्थित है, जिसमें काली नदी सीमा रेखा यहां पर बनाती है। उत्तराखंड के पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश स्थित है, जहां पर टोंस नदी सीमा रेखा बनाती है। अगर हम उत्तराखंड के उत्तर में बात करें तो उत्तर में उत्तराखंड के तिब्बत आता है, यानी कि चीन पड़ता है, क्योंकि चीन इसको अपने ही अधिकार क्षेत्र में मानता है। और
तिब्बत को प्राचीन काल में हूण देश के नाम से जाना जाता था, इसको भी आपने याद करना है। और दक्षिण में उत्तर प्रदेश यहां पर बनता है, ठीक है। पिथौरागढ़ और चंपावत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देखिए पिथौरागढ़ और चंपावत इन दोनों को जोड़ता है लास्पा दर्रा। काफी इंपॉर्टेंट है, दर्रे आपसे पूछे जाते हैं। तो पिथौरागढ़ और चंपावत इन दोनों को लास्पा जोड़ता है। एक दर्रा है ट्रेल दर्रा, ये जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, इसको भी याद करना है, पूछा जाता है। एक दर्रा है कालंदी दर्रा, ये जोड़ता है उत्तराखंड के दो सबसे बड़े जिलों को, चमोली और उत्तरकाशी, इनको भी याद करेंगे। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, कतूरी शासन काल में तहसीलदार को क्या बोला जाता था? तो कतूरी शासन काल में तहसीलदार को कुलचारिक बोला जाता था। जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे राजवंशों के काल में, इनको लेकर भी लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कतूरी शासन काल में तहसीलदार को कुलचारिक बोला जाता था, ठीक है। जो गांवों का शासक होता था, ग्राम शासक, उसे महत्तम बोला जाता था, इसको भी याद करना है, ठीक है। जो सेवक होते थे उनको भृत्य बोला जाता था। जो द्वार रक्षक होते थे, द्वारपाल होते थे, उनको प्रतिहार बोला जाता था, इनको भी याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। और जो गढ़ रक्षक होते थे उनको कोटपाल बोला जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी कतूरी शासन काल के जो आपको याद करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी एक सीरीज है जिसमें हम उत्तराखंड की सभी किताबों के मिक्स क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज की चौथी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की क्लासेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।